वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है समजात व समवर्ती अंग, या फिर हम कह सकते हैं कि जैव विकास के प्रमाण। कक्षा 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2 नंबर का यहाँ से प्रश्न बनता है, और कक्षा 12 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है, और जो नीट के स्टूडेंट हैं उनके लिए करोड़ों का यहाँ से प्रश्न बनता है। तो क्लास को पूरी ध्यान से देखें, सुने, समझें। नोट्स बनाने वाली क्लास है, इसलिए कॉपी पेन लेकर भी बैठें। देखिए, पहले हम फ्री करेंगे 10th क्लास के स्टूडेंट्स को। ठीक है, किस प्रकार से प्रश्न आएंगे 10th क्लास में। पहला प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा कि समजात व समवर्ती अंग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए, बात करते हैं समजात व समवर्ती अंगों की। 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पहले फ्री कर देते हैं। देखिए, एग्जाम में अगर प्रश्न आए तो आप ऐसे लिखें, जैव विकास के प्रमाण है। ये क्या है बच्चा? जैव विकास के प्रमाण हैं। और समजात व समवर्ती अंग कौन से? समजात व समवर्ती अंग। डेफिनेशन आप लोगों से सबसे पहले पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? बहुत सारे अंग हैं जो दिखने में तो समान कार्य करते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति जो है वह भिन्न भिन्न होती है। तो परिभाषा पहले लिखें। क्या परिभाषा लिखेंगे? कि ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति या उद्भव या मूल संरचना, ध्यान से देखेंगे, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति कह दो एक ही बात है, उद्भव कह दो एक ही बात है, या मूल संरचना कह दो एक ही बात है। तो आप इनमें से कोई एक शब्द भी चूज कर सकते हैं या पूरा भी लिख सकते हैं। उत्पत्ति, उद्भव या मूल संरचना। ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति, अंग, उद्भव या मूल संरचना समान हो लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम होमोलोगस या समजात अंग कहते हैं। बात समझ में आ गई? ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति या उद्भव या मूल संरचना समान हो लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम समजात अंग कहते हैं। परिभाषा ये है। फिर इस घटना को या इस लक्षण को हम समजातता भी कहते हैं। समजात अंगों का पाया जाना समजातता कहलाती है, होमोलॉजी कहलाती है। ठीक है, फिर आप लोगों से पूछ ले, समवर्ती अंग किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? समवर्ती अंग। तो आप कैसी डेफिनेशन लिखेंगे? कि ऐसे अंग जिनके जस्ट अपोजिट है, इनमें क्या है? उत्पत्ति, उद्भव या मूल संरचना समान है, कार्य भिन्न भिन्न है। यहां पर कार्य समान है। ऐसे अंग जिनके कार्य समान हो लेकिन ये तीनों बातें लिख सकते हैं, घूर्णीय उद्भव, उत्पत्ति या मूल संरचना भिन्न भिन्न हो, जस्ट अपोजिट हो गया इसका। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट समजात अंगों का बिल्कुल विपरीत है समवर्ती अंग। डेफिनेशन में यहां पर उत्पत्ति समान है, कार्य भिन्न भिन्न है, यहाँ कार्य समान है, उत्पत्ति भिन्न भिन्न है। तो ऐसे अंग जिनके कार्य समान हो, उद्भव भिन्न भिन्न हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? समवर्ती। व्रति का मतलब कार्य, जिनके कार्य समान हो। सम का मतलब समान, वृत्ति मीन्स कार्य, कार्य समान हो तो ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं? समवर्ती अंग कहते हैं। ठीक है, उत्पत्ति भिन्न भिन्न, कार्य समान, दोनों बातें लिखेंगे। पहली बात तो क्या है कि कार्य समान है या भिन्न है। अगर कार्य समान है तो उत्पत्ति भिन्न होगी, और अगर उत्पत्ति समान है तो कार्य भिन्न होगा। ठीक है, इस प्रकार समवर्ती अंगों में क्या होता है? कार्य समान है, समवर्ती, समान कार्य, कार्य समान है, इसलिए इनको हम समवर्ती अंग कहते हैं। उत्पत्ति भिन्न है, इसलिए इनको हम समवर्ती अंग कहते हैं। इधर इनके उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य क्या है? भिन्न भिन्न है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। ये तो 10th क्लास के स्टूडेंट ये डेफिनेशन जरूर लिख करके आए, क्योंकि यहां से 2 नंबर का प्रश्न बनेगा, 1+1। ठीक है, ये 2 नंबर का प्रश्न बन गया, लेकिन इनके एग्जाम्पल भी आपके इनमें से आधे आधे लिखने पड़ेंगे। क्यों? परिभाषा आधा नंबर की, इसकी परिभाषा आधा नंबर की, फिर आधा मार्क्स की जो है एग्जाम्पल, फिर आधा नंबर की ही इसके एग्जाम्पल। तो इस प्रकार 2 नंबर का ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं समजात व समवर्ती अंगों के उदाहरण कौन कौन से हैं।
ठीक है, देखिए उदाहरण में क्या लिखेंगे, समजात अंगों के उदाहरण। ये इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं। देखिए समजात अंग कौन से होते हैं, जिनकी उत्पत्ति समान हो और कार्य भिन्न भिन्न हो। ठीक है, उत्पत्ति समान हो, कार्य भिन्न भिन्न हो, उनको हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। उत्पत्ति समान, पक्षियों के पंख, ठीक है, पक्षियों के पंख जो है क्या काम करते हैं, उड़ने का काम करते हैं। पक्षियों के पंख जो है, चमगादड़ के पंख हैं, सील के फ्लेपर हैं, घोड़े के अग्रपाद हैं, मनुष्य के अग्रपाद हैं। ये एकदम ग्रुप में पूछेंगे आप लोगों को, भाई मनुष्य के अग्रपाद, अग्रपाद का मतलब हाथ, और पक्षियों के पंख, पक्षियों के जो पंख होते हैं, ठीक है, मनुष्य के अग्रपाद हाथ है, घोड़े के अग्रपाद है, घोड़े के अगले पांव हैं, सील के फ्लेपर है, चमगादड़ के जो पंखनुमा संरचना है उसको क्या कहते हैं, पटेजियम कहते हैं। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, चमगादड़ के पंखों को क्या कहते हैं, पटेजियम। और पक्षियों के पंख, ठीक है, इनकी क्या है, उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य अलग अलग है। इनके सबके कार्य अलग अलग है। मनुष्य के हाथ अलग काम करते हैं, घोड़े के अग्रपाद अलग चलने फिरने का काम करते हैं, सील के फ्लेपर तैरने का काम करते हैं, चमगादड़ के पंख भी उड़ने का काम करते हैं, पक्षियों के पंख उड़ने का काम करते हैं। लेकिन इनमें क्या है, काम तो क्या हो गए, भिन्न भिन्न हो गए, लेकिन क्या है बच्चा, उत्पत्ति एक समान है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये कारण देखिए, इनकी मूल संरचना एक समान होती है। मूल संरचना एक समान है। कैसे हुई कि इन सभी में ह्यूमरस पाया जाता है। जैसे हाथ में ये ह्यूमरस है, ठीक है, फिर रेडियस चलना है यहाँ पर, फिर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, हथेली की उंगलियों की हड्डियां हैं, तो ये सभी, इनमें सभी पाई जाती है। ये ह्यूमरस भी पाया जाता है मनुष्य में भी, घोड़े में भी, सील में भी, चमगादड़ में भी और पक्षी में भी, ठीक है। उनमें रेडियस चलना भी पाए जाते हैं, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स भी पाए जाते हैं। पंखों की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कार्य अलग अलग है। किसी का तैरने का काम है, किसी का उड़ने का काम है। इसलिए ये सभी किसके उदाहरण हैं भैया, समजात अंगों के उदाहरण है। किसके हैं, समजात अंगों के उदाहरण है। इसी प्रकार कीटों के मुखांग, कीट जो होते हैं ना, उसमें अलग अलग प्रकार के मुख के अंग पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी उत्पत्ति समान है लेकिन काम भिन्न भिन्न करते हैं, ठीक है। उत्पत्ति एक समान लेकिन काम भिन्न भिन्न करें। कैसे, देखिए कुछ कीट ऐसे होते हैं जिनमें मुख जो होता है, मुख के अंग, मुख में कई पार्ट पाए जाते हैं अपने, तो जैसे होठ व दांत वगैरह से पाए जाते हैं, इसी प्रकार उनके भी कई मुखांग पाए जाते हैं। तो उनमें क्या है, कुछ कीट ऐसे होते हैं जिनमें काटने व चबाने वाले उपांग पाए जाते हैं, मुखांग पाए जाते हैं, काटने व चबाने वाले मुखांग, ठीक है। इनको बाइटिंग एंड स्विमिंग टाइप के ओरल ऑर्गन्स कहते हैं, मुखांग कहते हैं। तो किसमें पाया जाता है, काटने व चबाने वाले मुखांग, ये कॉकरोच में पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ कीट ऐसे होते हैं जिनका मुख जो ना वो काटता नहीं है, ठीक है, चबाता नहीं है, ये भेदते हैं, भेदना व चूसते हैं, ठीक है। पर्चिंग एंड सकिंग प्रकार के मुखांग जो होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, मच्छरों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, मच्छरों में। फिर स्पंजी, स्पंजी का मतलब मक्खी जो है वो खाने पर अपना मुखांग रखा, और स्पंज में जैसे पानी जाता है ना, वैसे ही उससे वो है न्यूट्रिशन वह ले लेती है, उसमें चूस लेती है वैसे, लेकिन इसको कहते हैं स्पंज के समान चूसती है। इसलिए इनके मुखांग, मक्खी के मुखांग जो है ना वो किस प्रकार के होते हैं, स्पंजी प्रकार के होते हैं। तितली में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं, तितली में पाए जाते हैं साइफन प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। इस प्रकार ये के दोनों क्या है, समजात अंगों के उदाहरण हैं। गलत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में गलत नहीं करना चाहिए। इनको देख लीजिए, इनको नोट्स बना लीजिए, यहां पर आपको याद करना ही पड़ेगा। पक्षियों के पंख, चमगादड़ के पटेजियम, सील का फ्लेपर, घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य के अग्रपाद, ये सभी क्या है, समजात अंग है। कीटों के विभिन्न प्रकार के मुखांग भी किसके उदाहरण है, समजात अंगों के उदाहरण है, ठीक है बच्चा। अब अपन आगे चलते हैं। समजात अंग के उदाहरण अगर आपको समझ में आ गए तो हम देखते हैं भैया समवर्ती अंगों के उदाहरण। समवर्ती या एनालोगस ऑर्गेन्स, इनको क्या कहते हैं, एनालोगस ऑर्गेन्स भी कहते हैं। एनालोगस ऑर्गेन्स के उदाहरण कौन कौन से हैं, कीटों के पंख, ठीक है, कीट में जो पंख पाए जाते हैं उड़ने का काम करते हैं। टेरोडेक्टाइल के पंख उड़ने का काम करते हैं। चमगादड़ के पंख
उड़ने का काम करते हैं। कार्य एक समान है लेकिन इनकी उत्पत्ति अलग अलग है, इनका उद्भव अलग अलग है। कीटों के पंख, ये ग्रुप में ही आपको याद रखना है बच्चा। कीटों के पंख, टेरोडेक्टाइल के पंख और चमगादड़ के पंख, ये तीनों एक ग्रुप में आपको मिले तो आप क्या लिखेंगे? समवर्ती अंग। ठीक है, कार्य सभी के एक समान आपको दिखें तो वह समवर्ती अंग, क्योंकि कार्य जो एक साथ दिखेंगे ना तो उनका उत्पत्ति क्या होगी बच्चा? भिन्न होगी। तो कीटों के पंख उड़ने का काम करते हैं, टेरोडेक्टाइल के पंख भी थोड़ा बहुत उड़ने का काम करते हैं, चमगादड़ के पंख भी थोड़े उड़ने के काम करते हैं, लेकिन इनका उद्भव जो है, इनकी उत्पत्ति जो है, इनका ओरिजिन जो है वह क्या है बच्चा? भिन्न भिन्न है। इसलिए ये एग्जाम्पल किसका हो गया? समवर्ती अंगों का। फिर देखिए मछलियों के पंख, फिन्स जो होता है ना मछलियों के, दोनों तरफ दिख रहे होंगे जैसे अलग अलग मछली जो होती है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगा दो डर जाएगी, बाहर निकाल दो मर जाएगी। इस प्रकार ये मछली जो है इसमें ये फिन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो होता है फिन्स। क्या होता है? फिन्स। मछलियों के फिन्स जो होते हैं ना वह है, और सील के फ्लेपर जो है ब्लू व्हेल में पाए जाते हैं चप्पू। देखो मछलियों में तो पाए जाते हैं फिन, ठीक है, सील में क्या पाए जाते हैं? फ्लेपर, और व्हेल में पाए जाते हैं चप्पू। ठीक है, अलग अलग नाम है। तो ये काम तो तैरने का काम करते हैं, एक समान काम करते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति अलग अलग है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं बच्चा? समवर्ती अंग कहते हैं। ये अलग अलग जातियों के जीव हैं, ये है ना, ये मछली अलग है, सील व व्हेल अलग है। ये एक ही आवास में आ जाते हैं ना तो उनमें उस आवास के अनुसार अनुकूलन उत्पन्न हो जाते हैं। उनमें उस आवास के अनुसार क्या उत्पन्न हो जाते हैं? अनुकूलन उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के जो विकास को अपन क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। ये एग्जाम्पल तो आप लिख देना, बहुत बार एग्जाम में आता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या कहलाता है? अभिसारी विकास किसे कहते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अभिसारी विकास। इसमें क्या है? किसे कहेंगे? डेफिनेशन देखिए, अभिसारी विकास क्या होता है? बहुत बार अपसारी विकास क्या होता है? एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है? ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है? बहुत सारी एग्जामिनेशन में, स्पेशली नीट और 12th क्लास के एग्जामिनेशन में ये बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए बनते हैं। तो देखिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है? जब विभिन्न जातियों के जंतुओं में, विभिन्न जाति के जंतु जो हैं एक ही आवास में आ जाते हैं, तो उस आवास में रहने के लिए उनमें क्या हो जाते हैं भाई? एडेप्टेशन, अनुकूलन। अरे किसी आवास में कोई जीव जिंदा कब रह सकता है? जब वह उस आवास के प्रति अनुकूलित हो जाए। ठीक है ना? तो एक ही आवास में विभिन्न जातियों के जीव जब एक ही आवास में आ जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। विभिन्न जातियों के जंतुओं में एक ही आवास में रहने के कारण उन जंतुओं में समान संरचनाओं का या समान अनुकूलन का विकास हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जब होता है ना तब ऐसा लगता है कि वो एक ही जाति के प्राणी है, एक ही जाति के जीव है। जैसे मछलियों में क्या है? ब्लू व्हेल मछली, जिसको अपन मछली कहते हैं। सील जो है उसको अपन मछली कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी में रहने लग गई। ठीक है, पानी में रहने लगी, मछलियों के साथ रहने लगी, तो इसलिए इसमें मछलियों के समान दिखने वाले, लेकिन वास्तव में है नहीं। मछलियों में तो पक होते हैं इस प्रकार की संरचना, इनमें भी इस प्रकार की संरचना बन जाती है, लेकिन इनमें नाम अलग है। इनमें इस मछलियों के समान जो फिन होते हैं ना, उन संरचना को सील में फ्लेपर कहते हैं और ब्लू व्हेल में चप्पू कहते हैं। उनमें ये विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार के विकास को हम क्या कहते हैं बच्चा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। जब अलग अलग जाति के लोग अपन यूं कहे या फिर प्राणी एक जगह आ जाते हैं, एक ही आवास में या कन्ना आ जाते हैं ना, तो उनमें उस आवास के अकॉर्डिंग अनुकूलन विकसित हो जाता है, जिससे वो क्या है? एक ही जाति के दिखाई देते हैं। जिससे वो क्या करते हैं बच्चा? एक ही जाति के दिखाई देते हैं। किस जाति के दिखाई देते हैं? एक ही जाति के दिखाई देते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। ध्यान में रखना भाई। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं समजातता के प्रकार। क्या कहते हैं? समजातता के
प्रकार हैं, कई प्रकार की समझातता पाई जाती है। देखिए, पहली है फाइलोजेनेटिक समझातता। भाई कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देख लिया अपने, समवर्ती अंग देख लिया। अब अपन देखेंगे समझातता जो होती है ना, यानी कि होमोलॉजी कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की है। पहली फाइलोजेनेटिक समझातता, दूसरी सेक्सुअल होमोलॉजी और तीसरी होती है सीरियल होमोलॉजी। ठीक है, 3 प्रकार की समझातता या होमोलॉजी पाई जाती है जंतुओं में। कौन कौन सी? पहली प्रकार की समझातता देखिए, फाइलोजेनेटिक समझातता। फाइलोजेनेटिक समझातता किसे कहते हैं? विभिन्न जातियों के पौधों एवं जंतुओं के बीच, विभिन्न जाति के पौधे हैं या फिर विभिन्न जाति के जंतु है, उनके बीच में जो समानता पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? फाइलोजेनेटिक होमोलॉजी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चा? फाइलोजेनेटिक होमोलॉजी। किसे कहेंगे? विभिन्न जाति के प्राणी हो या फिर विभिन्न जाति के जंतु हो, उनमें पाई जाने वाली समानता को क्या कहते हैं? फाइलोजेनेटिक समानता कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, घोड़े व मनुष्य के अग्रपाद। घोड़े व मनुष्य के अग्रपाद जो होते हैं ना, उनमें किस प्रकार की समझातता पाई जाती है? फाइलोजेनेटिक होमोलॉजी पाई जाती है। किस प्रकार की? फाइलोजेनेटिक होमोलॉजी पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, सेक्सुअल होमोलॉजी। सेक्सुअल होमोलॉजी किसे कहेंगे? एक ही जाति के हैं कोई, ठीक है, प्राणी जंतु, जिनमें पाई जाने वाली समानता जो होती है ना, उसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल होमोलॉजी कहते हैं। एग्जांपल देखिए, एक ही जाति के नर व मादा में पाई जाने वाली समझातता या समानता को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल होमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सुअल होमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखिए, नर व मादा में वर्षण व अंडाशय पाए जाते हैं। नर में वर्षण पाए जाते हैं और मादा में क्या पाए जाते हैं बच्चा? अंडाशय पाए जाते हैं। तो नर व मादा में वर्षण व अंडाशय समजात अंग है। किस प्रकार के अंग है? समजात अंग है, होमोलोगस ऑर्गेन्स है, क्योंकि इनका उद्भव जो होता है ना, एक ही भ्रूणीय ऊतक से होता है। ठीक है, एक ही जाति के हैं, नर व मादा, पुरुष व स्त्री, मनुष्य हैं दोनों, और इनमें जो समझातता पाई जाती है ना, उसको अपन क्या कहते हैं? सेक्सुअल होमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गेन्स के आधार पर इनमें समझातता पाई जाती है कि नर में वर्षण पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं, मादा में अंडाशय पाया जाता है, ओवेरी पाए जाते हैं। दोनों का कार्य भिन्न भिन्न है, ठीक है, लेकिन उत्पत्ति समान है, एक ही भ्रूणीय ऊतक से बनते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल होमोलॉजी कहते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? सेक्सुअल होमोलॉजी कहते हैं। तीसरे प्रकार की जो होमोलॉजी है उसको हम क्या कहते हैं? सीरियल समझातता। देखिए, सीरियल समझातता में क्या है? एक ही जंतु में पाए जाते हैं। ये खास बात ध्यान में रखेंगे, ये शब्द इंपोर्टेंट है। एक ही जंतु के 2 या 2 से अधिक अंगों में उद्भव के आधार पर पाई जाने वाली समानता या को हम क्या कहते हैं? सीरियल होमोलॉजी कहते हैं। एक ही जंतुओं के जो 2 या 2 से अधिक अंग हैं, विभिन्न अंग हैं, उनमें उद्भव के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर जो समानता या जो होमोलॉजी पाई जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? सीरियल होमोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? क्रेफिश के विभिन्न उपांग जो होते हैं ना, वो एक उनके ओरिजिन समान होता है, इसलिए ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सीरियल होमोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार प्रॉन को क्या कहते हैं बच्चा? झींगा मछली भी कहते हैं। प्रॉन को क्या कहते हैं? झींगा मछली कहते हैं, लेकिन मछली नहीं होती है। तो प्रॉन जो होते हैं, उनके विभिन्न उपांग जो पाए जाते हैं, वो भी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सीरियल होमोलॉजी कहते हैं। कहने का मतलब सीरियल होमोलॉजी रिप्रेजेंट करते हैं, कहने का मतलब क्या हुआ? इनका उत्पत्ति या ओरिजिन समान होता है, कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, मनुष्य के हाथ पांव जो होते हैं, उनका ओरिजिन भी एक ही भ्रूणीय ऊतक से होता है, लेकिन इनके काम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसलिए मनुष्य के हाथ पांव जो भी होते हैं ना, वो भी किस प्रकार की होमोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं? सीरियल होमोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलेंगे भैया अपसारी विकास। अभिसारी विकास अपन ने देखा था कि विभिन्न जाति के जीव जब एक ही जगह, एक ही आवास में आ जाएं, तो उस आवास के अकॉर्डिंग उनमें समान अनुकूलन डेवलप हो जाते हैं और वे एक ही जाति के प्रतीत होने लग जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं या अभिसारी विकास कहते हैं। लेकिन यहां पर क्या है? अपसारी विकास।
ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एडेप्टिव रेडिएशन और होमोलोगस ऑर्गेन्स, ये सेम बात है। देखिए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एडेप्टिव रेडिएशन और समजात अंग, इनकी उत्पत्ति। देखिए क्या होता है, एडेप्टिव रेडिएशन, अनुकूलीय विकिरण क्या होता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। किसका एग्जाम्पल है, कैसे प्रश्न पूछेंगे। एडेप्टिव रेडिएशन जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप क्या बताएंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। होमोलोगस ऑर्गेन्स जो होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बताएंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को या फिर एडेप्टिव रेडिएशन को रिप्रेजेंट करता है। होता क्या है कि एक ही जाति के लोग या जंतु, अगर उनका वो उनसे कई जीव उत्पन्न हो, कई संतान उत्पन्न हो, लेकिन अलग अलग आवासों में चले जाएं, अलग अलग हैबिटेट में चले जाएं, तो उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेज आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं उनकी बॉडी में। ठीक है, एक ही पूर्वज से उत्पन्न जंतु जब भिन्न भिन्न आवासों में चले जाते हैं तो भिन्न भिन्न आवासों के अकॉर्डिंग उनमें उनके शरीर में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, कुछ चेंजेज हो जाते हैं। ठीक है, और एक तरह से वो एक तरह से नई जाति, बिल्कुल डिफरेंट जाति, अलग अलग वो जातियां दिखने लग जाती हैं। इस प्रकार के इवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं बच्चा, डाइवर्जेंट। डाइवर्ट हो गए, एक जगह उत्पन्न हुए, अलग अलग जगह चले गए और उनमें अलग अलग जगह उसका क्या हो गया बच्चा, विकास हो गया, उसके एटमोस्फेयर के अकॉर्डिंग एडेप्टेशन उनमें हो गया। तो इस प्रकार के विकास को हम क्या कहते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं या फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। डाइवर्ट हो गए, एक जगह से डाइवर्ट हो गए। ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों के कई जातियां बन जाए, उद्विकास को, इवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, अपसारी जैव विकास या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। एक ही पूर्वज से उत्पन्न, एक ही पूर्वज से उत्पन्न विभिन्न जातियों के उद्विकास को, एक ही पूर्वज से कई जातियों का विकास हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। कैसे, देखिए और क्या खास बात है इसकी। देखिए पूर्व आदिम स्तनधारी, कोई भी आदिम स्तनधारी है, पूर्वज आदिम स्तनधारी है, कोई सबसे पुराना आदिम स्तनधारी है, वह उससे भिन्न भिन्न प्रकार के स्तनधारियों का विकास होना क्या कहलाता है, एडेप्टिव रेडिएशन कहलाता है। यहाँ स्तनधारी की बात है, अन्य कोई जीव भी हो सकता है। ठीक है, देखिए भिन्न भिन्न स्तनधारियों में क्या होता है, जब एक जगह कोई पूर्वज है, उसके जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं, किसी व्यक्ति के 5-7 बच्चे हैं, आजकल तो नहीं होते लेकिन पहले होते थे, 5-7 बच्चे हों और वो अलग अलग कंट्रीज में चले जाएं, तो ठीक है, तो उन अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से वो क्या हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाते हैं। इंग्लैंड गया वो एकदम गोरा चिट्टा दिख रहा है, उनके बच्चे आगे फ्यूचर में उनके बच्चे होंगे। ठीक है, रशिया गया वो अलग प्रकार का, केरल गया वो अलग प्रकार का, और किधर साउथ अफ्रीका में चला गया या फिर वेस्ट इंडीज में चला गया, तो अलग प्रकार की प्रजाति में वो दिखाई देंगे। ठीक है वो एक ही प्रजाति के लेकिन वो अलग जाति के वहां पर अपने को दिखाई देने लग जाते हैं। इसी प्रकार इसको अपन क्या कहते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। तो क्या होगा, भिन्न भिन्न स्तनधारियों के अलग अलग आवासों में रहने के कारण उनमें अलग अलग प्रकार के अनुकूलन या अंग या संरचनाएं आदि विकसित हो जाती हैं। इसलिए ये एक ही जाति के होते हुए भी अनुकूलन के कारण भिन्न भिन्न जाति के जंतु दिखाई देने लग जाते हैं। इसे ही अनुकूलीय विकिरण कहते हैं। एक ही जाति के बर्फीले स्थानों पर हो गए, खूब सारे बाल आगे रीछ की तरह लगने लगे, तो इसका मतलब क्या है तो वह एक ही जाति का लेकिन वह अलग दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, यह एडेप्टिव रेडिएशन है। ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन है। देखिए नेक्स्ट और एग्जाम्पल, कीटों के मुखांक भी जो है ना एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल है। इनकी उत्पत्ति या इनका पूर्वज एक ही है लेकिन इनके मुखांक जो है अलग अलग प्रकार के हैं, उनमें अलग अलग आवासों के कारण इनका मुख जो है वह बदल गया है। ठीक है, ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, एडेप्टिव रेडिएशन को रिप्रेजेंट करता है। कीटों के मुखांक भी अपसारी जैव विकास या एडेप्टिव डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और एडेप्टिव विकिरण को के एग्जाम्पल हैं। देखिए कौन कौन से हैं, भेदने व चूसने वाले मुखांक। ठीक है, किसमें पाए जाते हैं, मछली में। और काटने व चबाने वाले मुखांक, ये काटते हैं और चबाते भी हैं, कॉकरोच वाले, कॉकरोच
फिर मक्खी में किस प्रकार के, स्पंजी प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं, और तितली में साइफन प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे इसको, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है ना कीटों के मुखांक, ये किसका एग्जाम्पल है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, या फिर एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल देखिए भैया, इसको अपन कहेंगे कि पूर्वज आदिम स्तनधारी जो है, एक स्तनधारी का कोई पूर्वज है, पुराना, बहुत पुराना, आदिम प्रकार, आदिम के जमाने का, तो ये स्तनधारी है। उससे जो कई प्रकार के जो जंतु बने, उनमें से कई जंतु तो क्या चले गए, पानी में चले गए भैया, कई वृक्षों पर रहने लगे, कई हवा में उड़ने लगे, कई धावक बन गए, जंगल में रहने लगे, कोई बिल बना करके रहने लगे। तो उनमें क्या है, उनके अकॉर्डिंग अनुकूलन हो गया, आवास के अकॉर्डिंग। जल में रहने वाले जो है ना, व्हेल व सील, ये स्तनधारी है। व्हेल व सील मछली नहीं है, स्तनधारी है। इनमें क्या हुआ, मछलियों के समान कुछ, जिसको कहेंगे व्हेल में क्या है, फ्लीपर है, व्हेल के चप्पू, सील के फ्लीपर, ये हमने बात चर्चा की थी ना। तो ये उनमें विकसित हो जाते हैं, मछलियों के समान दिखने लग जाते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट, लेकिन है क्या, वास्तव में स्तनधारी है। फिर एक स्तनधारी जो रहने लग गया वृक्ष पे, तो वह है बंदर के समान दिखने लग गया। इसको अपन स्लोथ या रीछ या भालू, स्लोथ जो है वो कहने लगे, लेकिन ये क्या है, स्तनधारी है। वृक्ष पे रहने के कारण इनमें कई परिवर्तन हो गए उस शरीर में। हवा में, वायु में रहने वाला स्तनधारी कौन सा है, चमगादड़। वायु में रहने वाला स्तनधारी चमगादड़ है। इसी प्रकार धावक कौन सा है, क्रूसोरियल। दौड़ना इनका काम रह गया जंगल में अपने शिकार होने से बचने के लिए। तो इसमें इस प्रकार क्या अनुकूलन, एडेप्टेशन विकसित हो गया, हिरण, ठीक है। और फोसोरियल जो बिल खोद करके रहने लगे, तो उनको अपन क्या कहते हैं, फोसोरियल कहते हैं, चूहे। कहने का मतलब इन सभी का पूर्वज एक ही है, सभी का पूर्वज क्या है, एक ही है, लेकिन इनमें क्या है, अलग अलग आवासों में रहने के कारण अलग अलग अनुकूलन विकसित हो गए हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं, या फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्ट हो रहे हैं, ये देखो डाइवर्ट हो रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। ये इस प्रकार का डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। या फिर अलग अलग आवासों के अनुसार इनमें क्या है, अनुकूलन उत्पन्न हो रहा है, जिससे ये बिल्कुल भिन्न जाति के दिखाई दे रहे हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है, डाइवर्ट, जिसको कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के कारण ही एडेप्टिव रेडिएशन उत्पन्न होता है। ये फैक्ट बात है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।